गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। बाइक पर 3 सवारी या गलत सीट तो कितना चालान, जानिए धारा 128, 177 और 194C मोटर यान अधिनियम 1988 का असली नियम। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है सर। अक्सर आपने देखा होगा 140 करोड़ के समथिंग आबादी भारत देश में है। आपने गांव में भी देखा होगा, शहर में भी देखा होगा, एक मोटरसाइकिल पर चार चार पांच पांच लोग बैठकर जाते हैं। एक सामान्य बात समझ ली गई है उसको, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इंसान की जान की असुरक्षा है और इसलिए मोटरयान अधिनियम 1988 में धारा 128 बनाई गई है और इसमें प्रावधान किए गए हैं कि मोटरसाइकिल पर 2 लोग ही सवारी करेंगे, 2 से अधिक नहीं करेंगे। यदि कोई इससे अधिक बैठता है या बिठाता है तो धारा 194C में सजा का और दंड का भी प्रावधान दिया गया है, जो मैं भी आपको आगे बताने जाऊंगा। साथ ही 177 में अपराध जिनके संबंध में इस अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है तो उसके संबंध में जुर्माने के बारे में बताया गया, जो 500 से 1500 रुपए तक का हो सकता है। अक्सर बीमा कंपनी जब एक्सीडेंट हो जाता है तो ये डिफेंस लेकर आती है कि मोटरसाइकिल पर 3 या 4 लोग सवारी कर रहे थे और ये बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन भी है और मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 128 के नियमों का उल्लंघन भी है, इसलिए इनकी क्लेम याचिका खारिज कर दी जाए। तो आज आपके इस समस्या के समाधान के लिए भी मैं एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट लेकर आया हूं। मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 8 जनवरी 2020 का है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं कि मात्र 3 सवारी या 4 सवारी बैठना ही दुर्घटना का कारण नहीं हो सकती और इसके आधार पर क्लेम याचिका खारिज नहीं की जा सकती। आपको ये समझना होगा कि ट्रैफिक वायलेशन और लाइबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट दो महत्वपूर्ण चीजों को बताया गया है कि ट्रैफिक वायलेशन एक अलग चीज है और एक्सीडेंट की लाइबिलिटी एक अलग चीज है। ट्रैफिक वायलेशन मतलब दुर्घटना के नियमों का उल्लंघन करना और जिम्मेदारी दुर्घटना की किस पर होगी, इन दोनों में बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। क्योंकि यदि वायलेशन अगर होगा तो उसमें नियम प्रावधान दिए गए 194C के तहत आप उसको दंडित कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें बताया गया है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण अधिनियम है। वकालत की प्रैक्टिस के दौरान भी इसका बड़ा उपयोग होता है, क्योंकि जब भी एक वकील साहब के पास एक्सीडेंट क्लेम केस आता है, और अक्सर ऐसा हो जाता है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि मोटरसाइकिल पर 4 लोग बैठे हुए थे, 3 लोग बैठे हुए थे, वकील साहब के पास वो पक्षकार आता है कि वकील साहब इसमें इतनी चोटें लग गई या मृत्यु हो गई, अब हम क्या करें, हमें एक्सीडेंट दिलाएं। तो जनरली जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो तो सब इस बात को जानते हैं, लेकिन विधि के छात्र, एक नए अधिवक्ता या वो अधिवक्ता जो एक्सीडेंट क्लेम की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, भले ही वो सीनियर हैं, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है। मेरे समक्ष भी एक केस आया जस्ट इसी प्रकार का। जैसे कि उस पे 4 लोग सवार थे मोटरसाइकिल पर। अब वो उनके मामा के घर मिलने जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव। दो तो छोटे बच्चे थे, 4 साल का और एक 8 साल के समथिंग। और जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी और उसके पीछे उसकी माताजी 70 साल की भी बैठी हुई थी। अब सामने से एक तेज गति में लापरवाही पूर्वक कार चलाता हुआ व्यक्ति धन धनाता हुआ बहुत तेज गति से लाया और उनको टक्कर मार दी। चारों नीचे गिर गए। बच्चे के हाथ में राड डली, फ्रैक्चर हो गया, स्टील की राड। माता जी की कमर में फ्रैक्चर हो गया। वो जो व्यक्ति है उसके भी पैर में राड डाली गई। इस प्रकार से गंभीर उनको चोटें आई। अब सवाल यहाँ पर सबसे प्रथम यही उठता है, एक डर सा पैदा होता है एक नए वकील के मन में। हमें जनरली एक वकील के मन में ही नहीं, मतलब एक हर आम व्यक्ति के मन में कि यार हम तो इतने लोग बैठा कर जा रहे थे, हमारे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हमारे पास तो परमिट या बीमा नहीं है, तो क्या हमें क्लेम मिलेगा कि नहीं। तो आज आपके इन तमाम सवालों के जवाब के लिए मैं एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट लाया हूं, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। उसके बारे में भी जानकारी मैं आपको डिजिटल ई बुक के अंदर से दूंगा। डिजिटल ई बुक मेरे द्वारा तैयार की गई है इस विशेष मुद्दे पर समस्या का समाधान करने के मकसद से। उसमें समस्त जानकारियां पूरी डिटेल के साथ मैंने तैयार करके रखी है। डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। डिजिटल ई बुक किसी भी एक विशेष समस्या का समाधान करने के मकसद से लिखी जाती है। उसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, संबंधित अधिनियम की धारा, उसकी सरल व्याख्या
और भी बहुत कुछ होता है। ये जो डिजिटल ई बुक है वर्तमान में, इसमें तकरीबन 31 के समथिंग अध्याय हो चुके हैं और इसका अमेंडमेंट लगातार होता जा रहा है। मेरा मकसद यही है कि इसके ऊपर भी मैं एक प्रिंटेड बुक आप लोगों के लिए तैयार करूं, इसलिए मैं इसके अमेंडमेंट को और कलेक्शन को मैं एक साथ इकट्ठा कर रहा हूं। हालांकि कई लोग मुझसे सवाल भी करते हैं कि हम कौन सी डिजिटल ई बुक खरीदें। तो सर, आपकी जो प्रॉब्लम को समाधान सॉल्वेशन करने के मकसद से आपको लगता है कि ये बुक आपकी प्रॉब्लम का समाधान कर सकती है, आप उसी को परचेज करें। आपको कैसे पता लगेगा? आप टाइटल देख लें, आप मेरा पूरा वीडियो सुन लें, उसके अंदर मैं डिजिटल ई बुक के अंदर से ही जानकारी देता हूँ, उसके अध्याय से आप परिचित हो लें, उसके बाद आप इस डिसीजन पर पहुंच जाएंगे कि आपके लिए उपयोगी है या नहीं। क्योंकि ये जो डिजिटल ई बुक है, ये जो पीडीएफ के लें आप, नोट्स के लें आप इसको, ये वो कानून नहीं है जो भारत सरकार के द्वारा लिखा गया है। ये उन भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो बुक्स बनाई गई हैं, कानून बनाए गए हैं, उनका अध्ययन करके, उन सब कानूनों का अध्ययन करके उन कानूनों में से उन कानूनों को निकालकर छांट कर एक जगह इकट्ठा करना जो किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान कर सके। जैसे कि वर्तमान वीडियो आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अरे 4 लोग सवाल हैं, तो क्या हमारा को एक क्लेम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर आपको, आपकी क्लेम याचिका खारिज भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 8 जनवरी 2020 में यही लैंडमार्क जजमेंट दिया है। अब ये आपको जजमेंट सर बुक के अंदर नहीं मिलेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि ये हमारे पास मोटर व्हीकल यान अधिनियम है, इसमें बुक पूरी मिल जाएगी सर आपको, सब कानून कायदे आपको मिल जाएंगे, धारा 1 से लगाकर अंतिम तक आपको सब मिल जाएगा। एक लगाए 217 इसमें धाराएं हैं और संपूर्ण जो है कि भारत पे इसका विकास है। लेकिन ये जो चीज मैं आप लोगों के लिए एक कलेक्शन करता हूँ और फिर उस समस्या को हल करने के लिए उसकी डिजिटल ई बुक तैयार करता हूँ, वो सिर्फ मेरी डिजिटल ई बुक में ही मिलेगा। तो अब मैं आपको आगे की जानकारी सर उसी के अंदर से देता हूँ। पूरा वीडियो आप देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, आम जीवन से, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ वीडियो है सर। क्योंकि हर दिन हमें घर से बाहर जाने का काम पड़ता है, मोटरसाइकिल का काम पड़ता है, स्कूटी ऑटो का काम हमें पड़ता है, कार बाइक का काम हमें पड़ता है। और अक्सर ये देखने में आता है कि मोटरसाइकिल पर 4-4, 5-5 लोग सवार होकर जाते हैं। तो हम जान लें और समझ लें कि आखिर इसमें हमारे ऊपर क्या क्या मामले बन सकते हैं और हमें किन सावधानियों की जरूरत है कि हम इससे बचाव करें। ये वर्तमान में सर मैं मोटरयान अधिनियम 1988 पर वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा तकरीबन 21वां वीडियो है और जो पहले के वीडियो भी बनाए वो भी किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के मकसद से मेरे द्वारा बनाए गए। और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, इससे उन तमाम लोगों को हेल्प मिल सकती है जिनके पास इस प्रकार के प्रकरण हैं कि जिसमें 3 या 4 लोगों मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे और वो जो है कि उनके साथ दुर्घटना घटित हो गई। अब जैसे तो वैसी स्थिति में उनके मन का भय भी दूर होगा इस साइटेशन को देखने समझने के बाद। आर्गुमेंट के दौरान हम न्याय दृष्टांत सूची के आधार पर जज साहब को उसमें इस साइटेशन को पेश भी कर सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। किस प्रकार से? क्योंकि शायरी लापरवाही और जो है कि उपेक्षा हमें सामने वाले की साबित करना है। बीमा कंपनी का पूरा प्रयास ये रहता है, जवाब में भी वो यही लेकर आती है कि 3 लोग या 4 लोग बैठे हुए थे, यही संतुलन बिगड़ने का कारण था और इसी के कारण दुर्घटना हुई है। अब ये जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मोहम्मद सिद्दीक वाला, इसमें जो है कि 3 लोग बैठकर जा रहे हैं तो कार ने पीछे से टक्कर मार दी। फिर भी बीमा कंपनी क्या लेकर आ रही है कि ये संतुलन बिगड़ गया और उसके बाद गिरे। अरे भाई, पीछे से टक्कर आपने मारी है और आप कह रहे हैं कि संतुलन उनका बिगड़ा, ये भला कौन सी बात हुई? और आप कह रहे हैं कि 3 लोग बैठे हुए थे और जो है कि इसलिए दुर्घटना हुई, तो भला जो है कि ये जो 3 लोगों का बैठना था ये ट्रैफिक वायलेशन था। तो बीमा कंपनी इस आधार पर डिफेंस नहीं ले सकती कि ट्रैफिक वायलेशन उनके द्वारा किया गया था तो बीमा नहीं दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यही बताया गया था। बीमा कंपनी को साबित करना पड़ेगा कि 3 लोगों के कारण जो है कि लापरवाही और उपेक्षा किस प्रकार थी। भाई, जा रहे हैं वो लोग तो 3 लोग बैठकर, ठीक है, अब उनके द्वारा ट्रैफिक वायलेशन किया गया तो ट्रैफिक पुलिस पकड़ेंगे और जो है कि उनका चालान बनाया जाएगा या कोर्ट में पेश किया जाएगा और 194 के तहत दंडित किया जाएगा। वो मैटर एक अलग मैटर है। लेकिन बीमा कंपनी ये भला कैसे कह सकती है कि वो उन्हीं की लापरवाही है? भाई, लापरवाही तो ड्राइवर की ही मानी जाएगी जो अत्यधिक तेज गति और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर लाया। और चूंकि ये एक्ट भी वेलफेयर लेजिस्लेशन एक्ट है, मतलब एक कल्याणकारी अधिनियम के रूप में इसको देखा जाता है और लोअर कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक इसी जो है कि कल्याणकारी रुख को अपनाते हुए पीड़ित को जो है कि मुआवजा दिए जाने का प्रावधान इसमें बताया गया है।
इसका मुख्य मकसद किसी को सजा देना नहीं है बल्कि जस्ट कंपनसेशन देना है। तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए यदि ऐसी स्थिति भी बनती है तो क्लेम याचिका लगाकर आप भी क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम हालांकि गुण दोषों के आधार पर फैसला होता है, बयान भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन फिर भी कल्याणकारी अधिनियम है। न्यायालय इसमें नरम रुख अपनाता है, दीवानी फौजदारी केसों की तरह इसमें कड़ा रुख नहीं अपनाया जाता। लेकिन आज आप जान लें कि यदि 3 लोगों को बैठाकर ले जाया जा रहा है तो क्या क्या इसमें नुकसान हो सकते हैं और क्या फायदे हैं। फायदे तो कुछ भी नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। अब मैं आपको आगे की जानकारी डिजिटल ई बुक में से देता हूँ। आइए सर, लेट्स गो सर। कंप्यूटर स्क्रीन पर बाइक पर 3 सवारी या गलत सीट तो कितना चालान। सेक्शन 128, 177 व 194 CMVA का असली नियम। ये हमारे वीडियो का टाइटल है और जो है कि यही ई बुक का भी टाइटल है। कोर्ट प्रैक्टिस में इस विधिक बारीकी को हमेशा याद रखें कि यातायात के नियमों का उल्लंघन मतलब ट्रैफिक वायलेशन और दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी लाइबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट दो अलग अलग बातें हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखें। अब इसमें जो है कि मैं आपको सीधे मुद्दे की बात पर लेकर चलता हूं। ये सर विषय सूची दे रखी है, इसमें तमाम अध्यायों की विषय सूची है। इसमें जो है कि इसमें 1 लगाए 217 धाराओं के बारे में भी मेरे द्वारा बताया गया है और अध्याय नंबर 16 से लेकर 31, ये अध्याय 16 ये येलो कलर से जो है यहाँ से लेकर 31 तक मेरे द्वारा इन पे स्पेशल वीडियो बनाए गए हैं। जिन जिन अध्यायों के नाम है, इन्हीं नामों से आप मेरे चैनल पर वीडियो को सर्च भी कर सकते हैं, वो स्पेशल वीडियो इसी टॉपिक पर है। लेकिन इस डिजिटल ई बुक में मेरे द्वारा उनका भी सारांश शामिल किया गया है, क्योंकि मेरी कई व्यूवर्स की मेरे से सवाल भी है, कई वकील साहब का भी कहना है प्रिंटेड बुक्स हमारे घर छपकर आ जाए। तो अब मैं उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ, तो इसमें अमेंडमेंट में करता जाता हूँ ताकि इसका पूरा कलेक्शन हो जाए। और उसके बाद भी फिर उसके बाद इसमें बहुत कुछ लिखना और जोड़ना पड़ता है। उसके बाद फिर मैं वो पूरी कंप्लीट जब हो जाएगी तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। अब हम सीधे प्रस्तावना भी है सर इसमें, डिस्क्लेमर भी है सर इसमें। ये डिस्क्लेमर है। अब मुद्दे की बात पर हम आ जाते हैं। ये हमारे मुद्दे की बात चालू हो चुकी है सर। अब मैं धारा 128 वर्ड टू वर्ड जो बुक में दी गई है पहले आपको पढ़ के बता दूं, उसके बाद उसकी सरल व्याख्या भी मैं आपको समझा दूंगा। धारा 128 ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा। इसमें 2 उपधाराएं, जिसमें नंबर 1 है 2 पहिए वाले मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त 1 से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा। 1 से अधिक मतलब सिर्फ 2, टोटल मिलाकर 2 ड्राइवर और पीछे बैठने वाले को। और ऐसा कोई व्यक्ति ड्राइवर की सीट के पीछे उपयुक्त सुरक्षा उपायों से दृढ़ता से लगी हुई समुचित सीट पर बैठकर ही ले जाएगा, अन्यथा नहीं। उपधारा 2 ये कहती है इस अधिनियम की 128 की उपधारा, केंद्रीय सरकार उपधारा 1 में उल्लेखित सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त 2 पहिया मोटरसाइकिलों और उनकी पिछली सवारियों के लिए अन्य सुरक्षा उपाय विहित कर सकेंगी। ये इसमें जानकारी बताई गई है। अब हम इसकी सर सरल व्याख्या को देख लेते हैं कि यह धारा मुख्य रूप से 2 पहिया वाहन मतलब मोटरसाइकिल और स्कूटर्स पर चलने वाले चालक और उसके पीछे बैठने वाली सवारी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के समय होने वाली जन हानि को रोकना और 2 पहिया वाहनों पर ओवरलोडिंग को प्रतिबंधित करना है। ये इसका मेन मकसद है। अब इसके जो मुख्य 2 भाग हैं उसमें नंबर 1 है सवारी की संख्या और बैठने का सही तरीका। यह उपधारा 2 पहिया वाहन पर बैठने के संबंध में 2 बेहद कड़े और अनिवार्य नियम लागू करती है। 1 से अधिक सवारी पर रोक, नो ट्रिपलिंग, मोटरसाइकिल चलाने वाले ड्राइवर के अलावा गाड़ी पर केवल एक ही व्यक्ति पिछली सवारी पर बैठ सकता है, यानी एक बाइक पर कुल मिलाकर अधिकतम 2 लोग ही हो सकते हैं। 1 से अधिक व्यक्ति जैसे 3 सवारी या ट्रिपलिंग ले जाना कानूनन अपराध है। समुचित सीट और सुरक्षा का उपाय, प्रॉपर सीटिंग, पीछे बैठने वाला व्यक्ति केवल तभी ले जाया जा सकता है जब वह ड्राइवर की सीट के पीछे बनी हुई उचित सीट पर बैठा हो। यह सीट वाहन में मजबूती से और पूरी सुरक्षा के साथ फिट होनी चाहिए, जैसे कंपनी द्वारा बनाई गई फिक्स्ड सीट। इसके बिना किसी को भी पीछे बिठाकर गाड़ी चलाना वर्जित है। यह भी आपको समझ में आ गया सर। दूसरी स्थिति, दूसरी इसकी उपधारा 2 है केंद्र सरकार की अतिरिक्त शक्तियां हैं। यह उपधारा केंद्र सरकार को एक विशेष अधिकार देती है कि वह समय और सुरक्षा की आवश्यकताओं को देखते हुए 2 पहिया वाहनों और पिछली सवारियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा नियम बना सकती है या उन्हें विहित कर सकती है, जैसे बाद में जोड़े गए नियम, हेलमेट की अनिवार्यता, साइड गार्ड या बच्चों के लिए सुरक्षा बेल्ट आदि। इसको एक हम व्यवहारिक उदाहरण से देख लेते हैं।
रमेश अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे अपने दोस्त सुरेश को बैठाकर जा रहा था। सुरेश ड्राइवर की सीट के पीछे कंपनी द्वारा मजबूती से लगाई गई उचित सीट पर सुरक्षित तरीके से बैठा हुआ है। यह रमेश धारा 128 की उपधारा 1 के नियमों का पूरी तरह पालन कर रहा है, इसलिए यह कृत्य पूरी तरह विधिक है, इसको अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरा उदाहरण, मोहन अपनी मोटरसाइकिल पर अपने साथ दो दोस्तों को बिठा लेता। कितने दोस्तों को? मोहन मोटरसाइकिल पर दो दोस्तों को बैठा लेता, यानी बाइक पर कुल 3 लोग सवार हो चुके हैं, जिसमें से एक दोस्त बीच में और दूसरा दोस्त बाइक के पीछे वाले कैरियर या मड गार्ड पर असुरक्षित तरीके से बैठा है। यहां सोहन ने धारा 128(1) का दोहरा उल्लंघन किया है। पहला, उसने एक से अधिक सवारी बैठाई, दूसरा सवारी को उचित और सुरक्षित सीट पर नहीं बैठाया। सोहन का यह कृत्य इस धारा के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। अधिवक्ताओं के लिए एक विशेष नोट भी सर मैंने इसमें लगाया है। कोर्ट प्रैक्टिस या चालान के मामले में ध्यान रखें कि धारा 128 केवल सुरक्षा उपायों और बैठने के विधिक तरीकों को परिभाषित करती है। इस धारा का उल्लंघन में जैसे ट्रिपलिंग या असुरक्षित तरीके से बैठाना पर जुर्माने की कार्रवाई इस धारा में नहीं आती, बल्कि इसके लिए दंड का प्रावधान धारा 177 या धारा 194C के तहत बताया गया है। अब हम आते हैं सर उस जजमेंट पर जो मोहम्मद सिद्दीक बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, जो 8 जनवरी 2020 का। ये पूरी डिटेल जानकारी मैंने इसमें डिजिटल ई बुक में दी हुई है। आप इसको आवश्यकता पड़ने पर आपके वकील साहब को आप बताएं, आप वो कोर्ट की लाइब्रेरी से या गूगल पर भी आप सर्च करके इसको निकाल सकते हैं। तो वो जहां आपको आवश्यकता महसूस होगी आपके वकील साहब को, वहां ये पेश कर सकते हैं। ये अब इसमें सर मैंने पूरी डिटेल जानकारी इसमें लिखी हुई है डिजिटल ई बुक में। सीधे आपको इसके जजमेंट का पेरा क्रमांक 29, जो कि जजमेंट का अंतिम पेरा है, उसका अनुवाद में पढ़ के आपको बता रहा हूं। इस प्रकार हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है। नंबर 1, पीड़ित को सालापरवाही का दोषी ठहराने में। नंबर 2, मृतक के रोजगार और मासिक आय के संबंध में गवाह संख्या 2 के साक्ष्य को अस्वीकार करने में। और नंबर 3, 18 के गुण बजाय 14 के गुणक को लागू करने में। अतः अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय का विवादित आदेश रद्द किया जाता है। न्यायाधिकरण का निर्णय बहाल किया जाएगा। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा। ये सर इसका अंतिम पेरा है। अब इसकी जो सरल व्याख्या मैंने लिखी है कि अक्सर बीमा कंपनी तर्क देती हैं कि चूंकि बाइक पर 3 सवारी बैठी थी, धारा 128 का उल्लंघन है, इसलिए क्लेम नहीं मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए। यह बीमा कंपनी का डिफेंस और तर्क हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस भ्रम को दूर करते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया कि केवल बाइक पर 3 सवारी का होना ही चौथा दुर्घटना का कारण नहीं मान लिया जाएगा। ये इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है। अब इसमें कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनी को कोर्ट में यह साबित करना होगा कि 3 सवारी बैठने के कारण ही ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और दुर्घटना हुई। अगर गलती सामने वाली गाड़ी की थी तो महज ट्रिपलिंग होने के कारण पीड़ित का क्लेम खारिज या कम नहीं किया जा सकता। यह जजमेंट क्लेम मामलों के लिए वकीलों के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। इसकी पूरी व्याख्या, सरल व्याख्या के साथ में एक स्पेशल वीडियो भी सर बनाऊंगा, जिसमें इसी पूरे जजमेंट की सरल व्याख्या उसमें मैं आपको समझाऊंगा। अभी इसमें मैं आपको मुख्य बातें इसमें मेरे द्वारा बता दी गई हैं। एक सुंदर भाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य का भी 2002 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, जो इसमें मैंने शामिल किया है। इसमें जो है कि कोर्ट कस्टडी में रखे वाहनों के लिए संबंधित है ये, लेकिन धारा 128, 194C या धारा 207 के तहत जब पुलिस मोटरसाइकिल को डिटेन कर लेती है तो यह जजमेंट काम में आता है हर बार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कड़े निर्देश दिए कि पुलिस थानों या आरटीओ कस्टडी में वाहनों को लंबे समय तक खुले आसमान के नीचे कबाड़ा होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। क्या होने के लिए सर? कबाड़ा होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत को सुरक्षा बांड लेकर वाहन को अंतरिम सुपुर्दगी पर तुरंत रिहा किया जाना चाहिए वाहनों को। ये उसके संबंध में इसमें मैंने तालिका भी सर इसमें बना दी है आप लोगों के लिए। एक व्यवहारिक नोट भी लिखी है कि कोर्ट प्रैक्टिस में ध्यान रखें कि जब भी पुलिस धारा 128 और सहपठित धारा 194C का चालान न्यायालय के समक्ष लाती है तो आपराधिक मामले में मौखिल का बचाव करते समय मोहम्मद सिद्दीक और वाहनों को कस्टडी से मुक्त कराने के लिए सुंदर भाई अंबालाल देसाई के सिद्धांतों का उल्लेख आपके मेमो और बहस में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इससे आपका केस विधिक रूप से अत्यधिक मजबूत हो जाता है। अब इसमें मेरे द्वारा एक प्रश्न को भी शामिल किया गया है, जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया था कि यदि 4 लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे हैं, जिसमें 2 बच्चे 4 साल, 8 साल और माता की उम्र 70 साल
और चालक स्वयं 30 साल तथा सामने से तेज गति से लापरवाही पूर्वक कार टक्कर मार देती है जिससे गंभीर चोटें आती हैं। हालांकि इसमें धारा 128 का उल्लंघन है, लेकिन इस स्थिति में क्लेम मुआवजा कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इस क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है सर। इसमें बड़ा ही व्यवहारिक क्वेश्चन है। वकालत की प्रैक्टिस के दौरान हर आहत के मन में भी पैदा होता है और वकील साहब के मन में भी पैदा होता है जिनके द्वारा नया क्लेम का काम शुरू किया गया है। तो इसमें मैं बता दूं आपकी कोर्ट प्रैक्टिस और एक्सीडेंट क्लेम के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील और व्यवहारिक विधिक स्थिति बनती है यहाँ पर। इस मामले में भले ही प्रथम दृष्टया मोटरयान अधिनियम की धारा 128 दो पहिया वाहन पर सवारी की संख्या का उल्लंघन दिख रहा है, क्योंकि बाइक पर 4 लोग सवार थे, लेकिन कानून और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख इस पर पूरी तरह मानवीय और पीड़ित के पक्ष में। किस प्रकार से सर? आइए इसे पूरी विधिक गहराई और अकाट्य लैंडमार्क जजमेंट के साथ समझते हैं कि ऐसी स्थिति में क्लेम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम उसी जजमेंट की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जो है कि मुख्य विधिक सिद्धांत है, मात्र ट्रिपलिंग या ओवरलोडिंग क्लेम खारिज करने का आधार नहीं हो सकती है। क्लेम कोर्ट एमएससीटी में बीमा कंपनियां हमेशा योगदायी उपेक्षा का तर्क देकर क्लेम खारिज कराने या राशि आधी कराने का प्रयास करती हैं, लेकिन कानूनन सामने वाली कार के चालक ने अगर तेज गति और लापरवाही से टक्कर मारी है तो मुख्य गलती कार चालक की ही मानी जाएगी। ये मैंने उदाहरण लिया है सामने से टक्कर मारने वाले का। ये मेरा खुद का ही प्रकरण है, मेरे पक्षकार का, जो मैंने क्लेम याचिका कोर्ट में पेश की हुई है और उसमें संशोधन भी करने के लिए आदेश 6 नियम 17 की एप्लीकेशन भी मैंने लगाई है, तैयार की हुई है, अभी पेश करूंगा अगली तारीख में। लेकिन वो 6-17 की एप्लीकेशन किस प्रकार से तैयार की गई है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। हालांकि गलतियां इंसान से होती हैं और अपनी गलतियों से हम सीखते चले जाएं, यही हमारे लिए जो है कि उन्नति का एक रास्ता है। मुझसे भी गलती हो गई थी अमेंडमेंट में, फिर मैंने उसको दोबारा क्लियर किया और मेरे जो है कि साथी अधिवक्ताओं से भी मैंने कंसल्ट किया, फिर उसके बाद वो मैंने पूरी कंप्लीट की है। अब अगली तारीख पे पेश करूंगा। वो मामला ये था कि जैसे 4 एक्सीडेंट हुए तो आप 4 क्लेम याचिका अलग अलग पेश करें, एक भी पेश की जा सकती है, लेकिन एक पेश करने में फिर आपको प्रार्थना में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि सबका अलग अलग मुआवजा मांगना पड़ेगा। जैसे कि उसका मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 में जो 24 कॉलम भरे जाते हैं उसमें कॉलम नंबर 21 में प्रतिकर के बारे में हम लिखते हैं। अब यदि एक क्लेम याचिका हम 4 में से लगाते हैं तो जाहिर सी बात है हम एक के बारे में पूरी डिटेल लिखेंगे। क्या क्या डिटेल लिखेंगे? स्थायी असमर्थता के लिए इतने, आवागमन के लिए इतने राशि दिलाई जाए, पौष्टिक आहार के लिए इतनी राशि दिलाई जाए, अटेंडर के लिए इतनी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए इतनी। ये तमाम जो है कि राशियां हम उस एक क्लेम याचिका में एक व्यक्ति की ओर से जोड़कर हम जो है कि उसमें लिखकर न्यायालय में पेश करते हैं और प्रार्थना में भी उस एक ही की प्रार्थना मांगते हैं। लेकिन जब हम 4 क्लेम याचिका एक जगह ले आते हैं तो ये जो मैंने आपको बताया अलग अलग फंड, ये चारों के अलग अलग लिखना पड़ेंगे सर। यही बार गलती ऐसी होती है कि हम एक ही उसमें एक का तो लिख देते हैं ऊपर मेन स्थायी असमर्थता के लिए इतने, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, और बाद के जो है कि आवागमन का, मेडिकल के दवाई के बिल, अटेंडर का खर्चा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और जो भी हैं वो एक साथ ही लिख देते हैं उसमें हम। तो इसमें जज साहब को जजमेंट देने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। वो भला उस एक साथ में से कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको कितना देना है? तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो वो उसी प्रकार की एक गलती मुझसे भी हो गई थी। तो फिर मैंने उसके लिए 6-17 का आवेदन सर लगाया है वो जस्ट, और वो पूरा तैयार किया हुआ है। तो किस प्रकार से तैयार किया हुआ है मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो स्पेशल उसके लिए भी बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। और ये साइटेशन भी सर मेरे लिए भी उपयोगी है। मैं भी कोर्ट में जज साहब के समक्ष इसे पेश करूंगा, क्योंकि 4 लोगों की तरफ से वो क्लेम है। वो 2 साल का बच्चा, मतलब 4 साल का बच्चा और 8 साल का बच्चा माता जी। तो बीमा कंपनी का यही कहना है कि भाई जो है कि इनका क्लेम याचिका खारिज की जाए। हमारा ये निवेदन है। मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 8 जनवरी 2020 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें जिसके भी आप पर, जिसके आधार पर मैं जज साहब को निवेदन करके बताऊंगा। ये मेरा बताने का मकसद ये है कि आपका भी यदि मामला है तो आप भी इस प्रकार के जजमेंट का उपयोग कर सकते हैं कि भाई यदि ट्रैफिक वायलेशन हुआ है ट्रैफिक का, तो ठीक है, वो जो है कि न्यायालय जाने और वो वायलेशन करने वाला जाने। गलती तो आपने की थी, धुंधनाते हुए गाड़ी लाए, अत्यधिक तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलाकर और टक्कर मार दी। तो आप इससे बच थोड़ी सकते हैं कि साहब वो जो है कि उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी या 4 लोगों को बैठा लिया था, पंचर गाड़ी वो चला रहा था, बिना परमिट के चला रहा था, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहा था, हम बीमा नहीं देंगे। अरे नो सर, बीमा कंपनी बड़ी अमीर कंपनी है।
अरबों खरबों रुपया जमा होता है, करोड़ों लोग बीमा कराते हैं, तो करोड़ों को ही बीमा थोड़ी दे देती है, चंद परसेंट लोगों को देती है। उसमें भी वो मंशा और नियत रखती है कि हम बीमा दे ही नहीं, तो फिर तो घोर अन्याय हो जाएगा। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको वेलफेयर लेजिस्लेशन, कल्याणकारी कानून को देखते हुए बनाया गया और पीड़ित को जस्ट कंपनसेशन देना इसका मुख्य प्रावधान रखा गया। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें तर्क देकर, योगदायी उपेक्षा का तर्क देकर क्लेम याचिका खारिज करने या आधी राशि कराने का प्रयास करती है, लेकिन कानूनन सामने वाली कार के चालक ने अगर तेज गति और लापरवाही से टक्कर मारी है तो मुख्य गलती कार चालक की ही मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक बीमा कंपनी यह साबित न कर दे कि बाइक पर 4 लोग बैठे होने के कारण ही ड्राइवर संतुलन खो बैठा और एक्सीडेंट हुआ, तब तक महज ओवरलोडिंग के कारण क्लेम नहीं रोका जा सकता। मोहम्मद सिद्दीक वाला प्रकरण जो है सर, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि केवल इस बात से कि मोटरसाइकिल पर 3 या अधिक लोग सवार थे, जो धारा 128 का उल्लंघन है मोटरयान अधिनियम का, तो पीड़ित को क्लेम देने से मना नहीं किया जा सकता। ये सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। आपको कोर्ट में यह तर्क रखने होंगे कि कार सामने से तेज और लापरवाही से आ रही थी। दुर्घटना का कारण कार की लापरवाही थी, ना कि बाइक पर सवार लोगों की संख्या। जब तक बीमा कंपनी यह साबित ना करे कि दुर्घटना बाइक के असंतुलन से हुई थी, तब तक पूरा क्लेम मिलना चाहिए। अब यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जब आप गवाह कराने आपके कोर्ट में खड़े होंगे तो बीमा कंपनी के वकील साहब भी आएंगे, गाड़ी मालिक और ड्राइवर के वकील साहब भी आएंगे, जवाब भी देंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन भी करेंगे। तो आपको आपके गवाह को खास तौर से बात आपको बताना होगी कि जो है कि सामने वाले की लापरवाही और तेज गति के कारण दुर्घटना हुई है। वहाँ एक सबसे बड़ा सवाल वो ये भी पूछ सकते हैं बीमा कंपनी के वकील साहब कि भाई देखो, 3 या 4 लोग आप बैठे हुए थे मोटरसाइकिल पर, और 4 लोग बैठे होने के कारण आपका हाथ डोल गया, आपका संतुलन बिगड़ गया और आप गिर पड़े और इस कारण आपको चोट आई। अब यदि यहाँ आपका पक्षकारी कह देता है कि हाँ ये कहना सही है, तो तुरंत वो टाइपिस्ट जो जज साहब के पास बैठते हैं वो लिख लेंगे बयान कि यह कहना सही है कि हम मोटरसाइकिल पर 4 लोग बैठकर जा रहे थे और सामने एक पत्थर आ गया, छोटा सा एक गड्ढा, और हमारा हाथ डोल गया, संतुलन बिगड़ गया और हम गिर गए और इस कारण हमें चोट आ गई। तो फिर सारा खेल खत्म, सारा एक्सीडेंट क्लेम खत्म, क्योंकि आप खुद ही तो अपनी गलती बता करके रहे हैं कि हम अपनी गलती सीख रहे, उसने टक्कर मारी नहीं आपको। तो आपको बयानों में इन बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है सर। और खास तौर से जब बीमा कंपनी का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो काफी लंबा क्रॉस किया जाता है वकील साहब के द्वारा उनकी ओर से। और ड्राइवर और गाड़ी मालिक का ये रहता है कि अगर बीमा है उसका तो वो बड़े आश्वस्त रहते हैं कि बीमा कंपनी भुगतान करेगी, लेकिन फिर भी वहां पर हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि पे एंड रिकवर के सिद्धांत का भी मामला उसमें आता है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम स्वर्ण सिंह 2004 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट, जो पे एंड रिकवर के सिद्धांत का जन्मदाता है। वसूल करो और भुगतान करो। मामला मतलब बीमा कंपनी को आदेशित किया जाता है इसमें कि आप भुगतान कर दें और गाड़ी मालिक से वसूलें। अब वो मामला भी बहुत लंबा चौड़ा है, इन सब पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां पर जाकर देख लें। उनकी डिजिटल ई बुक भी उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होता है आप उन्हें खरीद भी सकते हैं। वकालत की क्लेम कोर्ट की प्रैक्टिस के लिए बड़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी डिजिटल ई बुक्स और मेरे वीडियो हैं सर, जो एक एडवोकेट्स के लिए बड़े लाभकारी हैं, क्योंकि हर सवाल का जवाब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसलों में, वो प्रतिपादित सिद्धांतों में और कानून में जो धाराएं दी गई हैं उनके अंदर मौजूद है। सवाल ये है कि हम वहां तक पहुंचे कैसे। हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है, हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हर आम और खास व्यक्ति तक मेरा वीडियो पहुंचे और वो इस बात को देखे, सुने और समझे कि ऐसी स्थिति में भी वो निराश ना हो और क्लेम अदालत से प्राप्त कर सके और एक पीड़ित को सहायता राशि मिल सके। आपको मैं बता दूं सर, हादसा जिंदगी का एक पन्ना हो सकता है, पूरी किताब नहीं। उठिए, लड़िए और अपना हक पाइए। मोटरयान अधिनियम 1988 के रूप में कानून आपके साथ में है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप ही को प्रयास करना होगा, कोई हाथ पकड़कर आपको न्याय दिलाने नहीं आएगा। आपको मैं खुला उदाहरण बता दूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। उसका खुला उदाहरण है ये हंसराज विरुद्ध मुकेश नाथ, 6 मई 2026 का जजमेंट है सर। 100% डिसेबिलिटी आ गई थी, एक 14 वर्षीय बालक को ट्राली से पीछे से टक्कर मार दी थी, वो गाड़ी के पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने मोटरयान अधिनियम 1966 के 1988 मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत ट्रिब्यूनल कोर्ट में क्लेम याचिका पेश की। वहां पर 7 लाख और कुछ हजार रुपए उनको अवार्ड पारित किया गया। इससे असंतुष्ट होकर कोशिश इन्होंने की हाई कोर्ट में
वहां 173 के तहत अपील पेश की, वहां पर 12 लाख और कुछ हजार रुपए जुर्माना कर दिया गया। उसके बाद फिर उन्होंने कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, वहां पर 56 लाख रुपए और कुछ मुआवजा किया गया। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में जाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, मोती मिल ही जाते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बड़े ही महत्वपूर्ण मोटिवेशन लाइन है, और जो है कि ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। मैं अक्सर वीडियो में आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि कानून की दुनिया में इसका बड़ा महत्व होता है। एक लाइन और इसमें रह गई थी कि नींद और चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो, नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने देखा यहाँ पर हंसराज विरुद्ध मुकेश नाथ में इन्होंने कोशिश की तो 56 लाख और कुछ मुआवजा प्राप्त हुआ। हालांकि ये बड़ी दुखद घटना होती है सर, जिसके भी घर में परिवार में एक्सीडेंट हो जाता है, वो पैसे का कोई मोल नहीं रहता है, लेकिन वो तो व्यक्ति की मजबूरी रहती है कि आखिर जीवन में आदमी बिना पैसे के सरवाइव कर ही नहीं सकता सर। क्योंकि जीवन में आपको लाइट का बिल भरना है, नल का बिल भरना है, बच्चों की पढ़ाई आपको देना है, पढ़ाई का जो है कि फीस आपको देना है, आपको रिश्तेदारी नातेदारी में आने जाने के लिए किराए के पैसों की जरूरत पड़ती है, दुख बीमारी में किराए की जरूरत पड़ती है। मतलब जीवन बिना पैसे के तो संभव हो ही नहीं पाता सर। तो इसलिए वो पैसा तो वो ले लेते हैं। लेकिन ये मेरा वीडियो सर बनाने के यही मकसद है, मैंने मोटर व्हीकल का टॉपिक इसीलिए चुना खास तौर से कि हर पीड़ित व्यक्ति को अत्यधिक राशि का मुआवजा प्राप्त हो सके, छोटी मोटी कानूनी गलतियों के कारण उनके क्लेम की राशि का खारिज ना हो सके, और उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता राशि प्राप्त हो सके। इसलिए मैंने बड़े ही अनमोल खजाने सर्वोच्च न्यायालय के लेटेस्ट जजमेंट निकालकर डिजिटल ई बुक में शामिल किए। तकरीबन 25 लैंडमार्क जजमेंट के समथिंग में इसमें शामिल कर चुका हूं सर। अध्याय 16 से अध्याय 31 तक जो अध्याय का टॉपिक है उसी से वीडियो भी मैं चैनल पर बना चुका हूं। ये बड़े महत्वपूर्ण, दुखद और बड़े ही संवेदनशील वक्त होता है सर, जब वो पक्षकार हमारे समक्ष आता है और टेबल पर उसका दुख सुनाता है कि इस प्रकार से दुर्घटना हुई और इस प्रकार से मृत्यु हो गई है, इस प्रकार से चोटें लगी हैं। अब उसमें बताएं सर, अब क्या हमारा भाव तो यही रहता है, मैं तो मेरा यही भाव रखता हूं कि इसको जितनी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके, इसको ज्यादा से ज्यादा सहायता राशि प्राप्त हो सके, उस ओर ही मेरा मुख्य फोकस रहता है और पूरी मेहनत भी मेरी उस ओर रहती है। और ये सर्वोच्च न्यायालय के जो लैंडमार्क जजमेंट है इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सर। इसमें सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली जो है कि अभिकरण का जो है कि बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके में से मल्टीप्लायर का सिद्धांत लागू किया जाता है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध विरुद्ध प्रणय सेठी 2017 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके आधार पर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसमें से तय किए जाते हैं। अब ठीक है, इन सभी पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ सर, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। ये मेरा 21वां वीडियो है मोटर यान अधिनियम 1988 पर, और हर वीडियो किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के मकसद से ही मेरे द्वारा बनाया गया है। और हर वीडियो के नीचे डिजिटल ई बुक भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के मकसद से मेरे द्वारा लिखी गई है, उसी के नीचे उसकी लिंक भी मौजूद है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप वहां जाकर खरीद भी सकते हैं। ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये भी डिजिटल ई बुक के अंदर से ही दे रहा हूँ सर, आप इसको भी देख लें, सुन लें और समझ लें। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी, तभी आप इसको परचेस करें, वरना इसको आप परचेस ना करें। हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें बच्चों के भविष्य के संबंध में। जो बहस का बिंदु है, कोर्ट में यह तर्क रखना है कि कार सामने से तेज के लिए व्यवहारिक रणनीति क्या होगी सर, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। यदि अपने मौकिल के लिए क्लेम फाइल आप कर रहे हैं, आप आपके पक्षकार के लिए, तो इन 3 विधिक कड़ियों को मजबूती से आप जोड़ें। नंबर 1, एफआईआर और पंचनामे को आधार बनाएं। किस प्रकार से? आपराधिक मामले की एफआईआर जैसे कि 279, 337, 338 आईपीसी में थी, अब ये चेंज होकर दूसरी धारा हो गई। मैंने लिखी वही है क्योंकि हमारी जबान पर और याददाश्त में अभी भी वही धाराएं हैं, इसलिए मैंने लिख दी है समझ के लिए। में यह स्पष्ट रूप से रेखांकित होना चाहिए कि कार चालक तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। नंबर 1 पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है बीमा कंपनी के कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी के तर्क की काटें। बहस के दौरान यह साबित करें कि कार ने सामने से टक्कर मारी है,
ऐसी स्थिति में बाइक पर 2 लोग होते या 4, कार की टक्कर से एक्सीडेंट होना निश्चित था। इसलिए बाइक सवारों की संख्या का दुर्घटना से कोई सीधा संबंध नहीं था। ठीक है सर। भाई कितने शामिल हो आपने, तो सामने से तो लेकर आए गाड़ी लापरवाही पूर्वक और धन धनाते हुए अत्यधिक तेज गति से टक्कर मार दिया। हम अकेले भी होते या 3 भी हैं 4 भी हैं, उसका तो इससे कोई फर्क ही नहीं है कि हम हमारी वजह से कोई गलती हुई। आप ही ने लापरवाही और तेज गति से चलाकर टक्कर मारी है। तो दूसरा पॉइंट हो गया सर। तीसरा, शपथ पत्र में जजमेंट का हवाला दें। मुख्य क्लेम याचिका और साक्ष्य के शपथ में मोहम्मद सिद्दीक केस का विशेष उल्लेख करें। अब ये थोड़ा सा एक व्यवहारिक बात है कि शपथ पत्र तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन आप बहस में इसको कर देता हूं सर, क्योंकि आर्गुमेंट के समय जो है कि ARGUMENT, ये मैंने इसको आर्गुमेंट कर दिया है। आर्गुमेंट के समय इसका आप हवाला दें। और एक अधिवक्ताओं के लिए विशेष टिप भी इसमें मैंने लिखी है कि जो है कि कोर्ट प्रैक्टिस के दौरान विधिक बारीकियों को हमेशा याद रखें कि यातायात के नियमों का उल्लंघन मतलब ट्रैफिक वायलेशन और दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी मतलब लाइबिलिटी फॉर एक्सीडेंट, दो अलग अलग बातें हैं। पुलिस धारा 128 के उल्लंघन पर चालान बना सकती है, लेकिन क्लेम कोर्ट मुख्य रूप से देखती है कि दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई है। इसलिए कार चालक की लापरवाही साबित कर मोहम्मद सिद्दीक जजमेंट के सहारे मुवक्किल को 100% क्लेम दिलाया जा सकता है। इसके बाद सर, ये मैंने आपको आज के वीडियो से संबंधित मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। इसके बाद सर, इसके यहाँ से हमारे फिर अध्याय चालू होते हैं। इसमें टोटल 31 अध्याय हैं और ये एक डिजिटल ई बुक है, एक PDF है, एक नोट्स है। और जो है कि इसको आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरी वेबसाइट से तो फिर भी PDF में दे देता हूँ, लेकिन मैं आपने जब भी देखा होगा, आप कहीं से भी डिजिटल ई बुक आप खरीदें चाहे अमेजोन से, तो आपको वहीं पर पढ़ने की अनुमति रहती है वो। चाहे आप मेरी गूगल ई बुक पार्टनर पे जो मेरी वेबसाइट बनी हुई है वहां पर भी आप जाएंगे तो हर एंड्रॉइड फोन में ई बुक पार्टनर ऐप वो होता है आपकी, वो उसी पर डाउनलोड होगी और आप वहीं पे उसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये किसी कोर्ट कचहरी या अदालत में पेश नहीं करना है सर आपको। इसके अंदर जो मैंने रास्ते दिखाए उन रास्तों पे आप चलने की आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करने के बाद आप उसको अपना सकते हैं और हो सकता है उनका आपको आपको फायदा मिले। गारंटी और दावा नहीं है सर मेरा। मेरा काम सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की कोशिश है। और बहुत से व्यूअर्स का प्रिंटेड बुक को भी लेकर सवाल है। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी वक्त और समय लगता है, इतना आसान नहीं होता है कुछ भी चुटकी बजा के कुछ भी काम नहीं होता। आप सब जानते हैं, आप सभी एडवोकेट्स हैं। और ये मेरा वीडियो आज के एक आम व्यक्ति के लिए, विधि के छात्र के लिए, जो नई नई जिन्होंने वकालत चालू की है उनके लिए, और सीनियर एडवोकेट्स के लिए भी बड़ा फायदेमंद है। क्योंकि विधि एक इतना बड़ा सागर है कि एक व्यक्ति के कई जन्म भी अगर लग जाएं तो सारे कानूनों का अध्ययन नहीं कर सकता सर। हमें हमेशा स्कॉलर, एक स्टूडेंट ही बनकर कार्य करना पड़ता है। हमारे पास जब भी नई परिस्थिति आती है हमें उसको देखना, सुनना और समझना पड़ता है। मुझे भी वकालत के दौरान कई प्रकार के मामले देखने में आते हैं। तो उन सब को देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मेरे अनुभव और जो मेरे द्वारा कोर्ट में कार्य किए जाते हैं उनको आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, जिससे आप लोगों की भी प्रॉब्लम दूर हो सके। तो मेरा ये वीडियो हर उस आम व्यक्ति के लिए है जिसके साथ इस प्रकार की दुर्घटना हुई है, या हर एडवोकेट्स के लिए, विधि के छात्र के लिए, सभी के लिए सर बड़ा उपयोगी वीडियो है। क्योंकि मैं विभिन्न कानूनों का संग्रह एक जगह आप लोगों के लिए करता हूं ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। ये एक जगह संग्रह मिलना आपको पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके लिए बहुत कुछ देखना, पढ़ना और समझना पड़ता है, तब कहीं जाके डिजिटल ई बुक तैयार हो पाती है। तो आज के इस डिजिटल ई बुक की लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 299 रुपये मात्र इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। 2 वेबसाइट की लिंक आपको मिलेंगी। एक मेरी वेबसाइट है जो ओनली फॉर इंडिया में एक्टिव है, इंडिया के बाहर एक्टिव नहीं है। दूसरी गूगल ई बुक पार्टनर की 75 से अधिक देशों में वो एक्टिव है, आप वहाँ खरीद सकते हैं। कई लोग भारत से बाहर भी हैं, भारतीय हैं, लेकिन इंडिया के बाहर रह रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और भी बहुत से देशों में, दुबई, और वो भी भारत में उनकी प्रॉपर्टियां हैं, भारत के कानून वो जानना चाहते हैं। तो वो भी लोग वहां पर बैठे हुए ही डिजिटल ई बुक, जो मेरी गूगल पार्टनर की लिंक है उससे डिजिटल ई बुक खरीद सकते हैं। और भारत में रहने वाले, उनके सामने 2 ऑप्शन है, या तो वो मेरी वेबसाइट से खरीद सकते हैं या डिजिटल ई बुक गूगल की ई बुक की लिंक से खरीद सकते हैं। खरीदने के तरीके वही हैं, आप भुगतान करेंगे तो आपको वो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वो डाउनलोड हो जाएगी आपको।
पिछले कई वीडियो में इसको खरीदने के तरीके मैं बता चुका हूं। तो आज के वीडियो में सर आपको मैंने एक महत्वपूर्ण कानूनी टॉपिक पर जानकारी दी है कि मोटरसाइकिल पर यदि 3 लोगों को बैठा लिया गया तो क्या होगा, कितना जुर्माना होगा और कितनी सजा होगी। इस पे मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। इसकी सजा के बारे में प्रावधान देना रह गया था, जानकारी देना, वो भी मैं आपको दे देता हूं कि जैसा कि हमने धारा 128 में मोटरयान पर बैठने के नियम और सुरक्षा उपाय इसमें बताए गए हैं, लेकिन इस नियम को तोड़ने पर पुलिस आरटीओ किस धारा में और कितना चालान करेगी, इसका निर्धारण निम्नलिखित 2 धाराओं के तहत होता है। नंबर 1, 194C। यह धारा विशेष रूप से 2 पहिया वाहनों पर ओवरलोडिंग या ट्रिपलिंग मतलब 3 सवारी 2 से अधिक सवारी बैठाने पर अपराध के लिए बनाई गई है। जब भी कोई चालक धारा 128 के विपरीत जाकर अपनी बाइक पर 1 से अधिक सवारी बैठाता है तो उस पर यह विशिष्ट धारा लागू होती है। इसके जो प्रावधान है, कोई भी व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर 1 से अधिक सवारी बैठाकर गाड़ी चलाएगा या चलवाएगा वह इस धारा के तहत उत्तरदायी होगा। इसके तहत 1000 रुपए के जुर्माने का सर प्रावधान है इसमें, ठीक है सर। और केवल जुर्माना ही नहीं बल्कि इस धारा के अंतर्गत अपराध करने पर वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने की अवधि के लिए डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, 3 महीने की अवधि के लिए, और यह निलंबित भी किया जा सकता है। अब धारा 177 को देख लेते हैं। मोटरयान अधिनियम में सामान्य दंड की यह धारा है। कानून का नियम है कि जिस अपराध के लिए पूरे अधिनियम में अलग से कोई विशिष्ट दंड नहीं लिखा गया है वह धारा 177 के तहत चालान या जुर्माना किया जा सकता है। कब लागू होती है? यदि कोई व्यक्ति ट्रिपलिंग नहीं कर रहा है, यानी सवारी तो एक ही पीछे बैठी है लेकिन वह धारा 128 के दूसरे नियम का उल्लंघन कर रहा है, जैसे कि पीछे बैठी सवारी के लिए गाड़ी में समुचित सीट नहीं है या सुरक्षा के अन्य उपाय गायब हैं, तो पुलिस इस सामान्य धारा का उपयोग करती है। क्या प्रावधान है सर इसमें? प्रथम में पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना, दूसरी या उससे आगामी अपराध पर 1500 रुपए तक का जुर्माना इसमें हो सकता है। इसमें न्यायालयीन बहस और व्यवहारिक पेंच मैंने इसमें शामिल किए हैं, पूरी इसमें तालिका इसमें मैंने शामिल कर दी है। और अधिवक्ताओं के लिए विशेष कोर्ट टिप्स भी इसमें शामिल है कि अदालती पैरवी या कंपाउंडिंग चालान भुगतने के समय कनिष्ठ वकीलों को ध्यान देना चाहिए कि यदि पुलिस ने मौकिल पर धारा 194C लगाई है तो कोर्ट से केवल जुर्माना करवाकर काम नहीं चलेगा, वह लाइसेंस सस्पेंशन डीएल से बचाने के लिए भी तर्क रखना होगा। वहीं दूसरी ओर यदि मामला केवल असुरक्षित तरीके से बैठने का है तो बहस के दौरान पुलिस द्वारा लगाई गई धारा 194C का विरोध करके उसे धारा 177 में परिवर्तित कराने का प्रयास करना चाहिए, जिससे जुर्माना आधा हो जाता है और लाइसेंस भी सुरक्षित रहता है। इसके बाद सर यहाँ से हमारे अध्याय चालू होते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, और ये लगातार मोटरयान अधिनियम के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। बड़े जबरदस्त और महत्वपूर्ण वीडियो हैं, हर व्यक्ति के लिए सुनना और जानना आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि मालिक ना करे किसी के भी साथ दुर्घटना हो, सबको ईश्वर अल्लाह सुरक्षित रखे। लेकिन फिर भी दुर्घटना हो जाती है तो हम हमारे यदि किसी साथी के साथ होती है तो हम उसको इन कानूनों की जानकारी तो दे सकें, उसको हम ढाढ़स तो बना सकें। और यदि हम एक एडवोकेट हैं तो इन कानूनों का उपयोग करके उसको ज्यादा से ज्यादा सहायता राशि हम दिला सकें। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हर एक आम और खास व्यक्ति तक कानून पहुंचे, घर घर तक कानून पहुंच सके। ये एक शैक्षणिक जागृति के उद्देश्य से मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाते हैं, और ये डिजिटल ई बुक भी तैयार की जाती है। डिजिटल ई बुक कोई आम ई बुक नहीं है सर, ये एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक है। एक खास समस्या को फोकस करके उसके समाधान के लिए बनाई जाती है, जिसमें विभिन्न कानूनों का संग्रह इसमें समावेश किया जाता है इसके अंदर। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।